मेरे प्यारे डरपोक दोस्तों, अगर आपने ये आवाज सुनी है तो समझ लीजिए, अब डर आपसे दूर नहीं रहेगा। हर रात कुछ नया, कुछ सच्चा और कुछ ऐसा सुनाने आ जाता हूं जिसे सुनने के बाद नींद नहीं आती। तो अगर दिल मजबूत है तो बस एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली आवाज शायद आपकी ही हो। उदयपुर, झीलों की नगरी, रॉयल्टी और रोमांस का शहर। पर मेरे लिए यह शहर डर और रहस्य का प्रतीक बन गया है। मेरा नाम आर्यन है और मैं मुंबई का रहने वाला हूं। घूमने फिरने का मेरा शौक मुझे उदयपुर ले आया, पर मैं नहीं जानता था कि यह ट्रिप मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी यात्रा साबित होगी। होटल एक पुराने हवेली को रेनोवेट करके बनाया गया था। लेक पिछोला के किनारे बसे इस होटल का नजारा बेहद खूबसूरत था। रात के 8 बजे थे जब मैंने अपना सामान कमरे में रखा। कमरा नंबर 109 था, जो होटल के सबसे पुराने हिस्से में था। सर, क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा जब मैं चेक इन कर रहा था। नहीं, सब ठीक है, मैंने कहा। पर आपने पूछा क्यों? कुछ नहीं सर, उसने जल्दी से कहा। बस अगर रात में कुछ अजीब लगे तो, मतलब कभी कभी पुरानी इमारतों में आवाजें आती हैं। मैंने उसकी बात को हंसकर टाल दिया। मैं भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं रखता था। कमरा वाकई में खूबसूरत था। ऊंची छत, बड़ी बड़ी खिड़कियां और झील का नजारा। रात का खाना खाकर मैं बालकनी में बैठ गया। झील पर चांदनी फैली हुई थी और दूर पैलेस की लाइटें चमक रही थीं। तभी अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे के अंदर है। मैंने मुड़कर देखा, कमरा खाली था। शायद मेरा भ्रम था। रात के 11 बजे मैंने सोने का फैसला किया। बिस्तर पर लेटते ही मुझे एक अजीब सी महक आई, जैसे कोई पुराना इत्र। मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। आधी रात को मैं एक आवाज से जाग गया। कोई धीरे धीरे गा रहा था। आवाज बहुत मधुर थी, पर उसमें एक उदासी छुपी हुई थी। मैंने आंखें खोली। गाने की आवाज बाथरूम से आ रही थी। मैं बिस्तर से उठा और धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद था, पर अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। गाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो, एक औरत की आवाज थी। मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा अंदर से बंद था। कोई है? मैंने पूछा। गाना बंद हो गया, रोशनी भी बंद हो गई। मैंने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार वो खुल गया। अंदर कोई नहीं था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। शायद मैं सपना देख रहा था, मैंने सोचा। सुबह जब मैं उठा तो होटल के रेस्तरां में नाश्ता करने गया। वहां मैंने होटल के मैनेजर से पूछा, क्या यहां कोई और गेस्ट है? नहीं सर, इस समय सिर्फ आप ही हैं, उसने कहा। यह सीजन का स्लो टाइम है। कल रात मैंने एक औरत का गाना सुना, मैंने कहा। मैनेजर का चेहरा पीला पड़ गया। सर, शायद बाहर से कोई आवाज आई होगी, पर मैं जानता था कि आवाज अंदर से ही आ रही थी। उस दिन मैंने सिटी पैलेस घूमने का प्लान बनाया। पैलेस के गाइड ने बताया कि इस पैलेस का एक हिस्सा आज भी भूतहा माना जाता है। कई साल पहले यहां एक रानी ने आत्महत्या कर ली थी, गाइड ने बताया। वो अपने पति के धोखे से इतनी दुखी हुई कि उसने झील में कूदकर जान दे दी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी यहां भटकती है। मैंने इस कहानी को ज्यादा महत्व नहीं दिया, पर शाम को जब मैं होटल वापस आया तो कमरे का वातावरण कुछ अजीब लगा। सामान थोड़ा बिखरा हुआ था, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। रात को मैंने लैपटॉप पर कुछ काम किया और फिर सोने चला गया। आधी रात को फिर वही आवाज, गाने की आवाज। इस बार वो और करीब से आ रही थी। मैंने आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था, पर गाना चल रहा था। अब बाथरूम से नहीं, बल्कि बालकनी से। मैं धीरे से उठा और बालकनी की तरफ बढ़ा। बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था। बाहर एक औरत खड़ी थी, पीठ मेरी तरफ किए हुए। उसने पारंपरिक राजस्थानी पोशाक पहनी हुई थी। हेलो, मैंने पुकारा। वो औरत मुड़ी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, पर आंखों में एक अनंत उदासी थी। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। तुम मुझे देख सकते हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में हैरानी थी। हाँ, आप कौन हैं? मैंने पूछा। मैं यहां की रानी हूं, उसने कहा, और फिर वो गायब हो गई। बस ऐसे ही हवा में विलीन हो गई। मैं वहां खड़ा रह गया, हैरान और डरा हुआ। क्या मैं सच में एक भूत से बात कर रहा था? अगली सुबह मैंने होटल के एक बूढ़े कर्मचारी से बात की। जब मैंने उसे रानी के बारे में बताया तो वो डर गया। साहब, आपने उसे देख लिया?
उसने डरते हुए पूछा। वो रानी चंपावती हैं। वो हर साल उसी रात दिखाई देती हैं जब उन्होंने आत्महत्या की थी, पर अभी तो उस रात में 1 महीना बाकी है। पर मैंने उसे देखा, मैंने कहा। साहब, आप जल्दी यहां से चले जाइए, उसने सलाह दी। जो भी उसे देख लेता है उसके साथ बुरा होता है। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करने का फैसला किया। लिफ्ट की लाइटें वापस आईं और लिफ्ट चलने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या यह सच में हो रहा था? क्या मैं किसी भूतिया साए में फंस गया था? मैंने रिसेप्शन पर चेकआउट करने की कोशिश की, पर कंप्यूटर सिस्टम अचानक से फेल हो गया। सर, माफ कीजिए, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। सिस्टम डाउन है, शायद 1-2 घंटे में ठीक हो जाए। मैं जानता था कि यह कोई संयोग नहीं था। रानी चंपावती मुझे जाने नहीं देना चाहती थी। मैंने शहर में एक कैफे में जाकर बैठने का फैसला किया। वहां बैठकर मैंने रानी चंपावती के बारे में रिसर्च करनी शुरू की। इंटरनेट पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। कोई जानकारी नहीं थी कि सिटी पैलेस की कोई रानी आत्महत्या की थी। शाम को मैं एक लाइब्रेरी में गया। वहां एक बूढ़े लाइब्रेरियन से मैंने पूछा, क्या आपको रानी चंपावती के बारे में पता है? उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? मैंने सारी कहानी सुनाई। वो गंभीर हो गया। बेटा, तुम बड़ी मुसीबत में फंस गए हो, उसने कहा। रानी चंपावती कोई साधारण भूत नहीं है, वो एक चुड़ैल है। चुड़ैल? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, उसने कहा। कहानी वो नहीं है जो लोग सुनाते हैं। रानी चंपावती ने आत्महत्या नहीं की थी। उसे उसके पति ने मरवा दिया था क्योंकि वो जादू टोना करती थी। उसने अपने पति को वश में करने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया था। मैं हैरान रह गया। पर अब वो क्या चाहती है? वो हर साल एक नया पति ढूंढती है, उसने कहा। वो उनकी आत्माओं को फंसा कर रखती है। तुम उसकी नजर में आ गए हो। मैं डर गया। मैं क्या करूं? तुम्हें एक तांत्रिक के पास जाना होगा, उसने कहा। वही तुम्हारी मदद कर सकता है। उसने मुझे एक पता दिया। यहां जाओ, बाबा कालीचरण के पास, पर जल्दी करो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं सीधे उस पते पर गया। एक पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा मंदिर था। बाबा कालीचरण एक बूढ़े तांत्रिक थे। मैं जानता था कि तुम आओगे, उन्होंने मुझे देखते ही कहा। रानी ने तुम्हें चुन लिया है। आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने पूछा। हाँ, उन्होंने कहा, पर तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। उन्होंने मुझे एक ताबीज दिया। इसे पहन लो, यह तुम्हें उससे बचाएगा, पर सिर्फ कुछ दिनों के लिए। फिर क्या? मैंने पूछा। फिर हमें उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा, उन्होंने कहा। उसके लिए हमें उसकी हड्डियों का पता लगाना होगा। हड्डियों? मैंने पूछा। हाँ, उन्होंने कहा। उसे दफनाया नहीं गया था। उसकी हड्डियां उसी होटल में कहीं छुपी हुई हैं। हमें उन्हें ढूंढकर उचित रीति से दफनाना होगा। मैं होटल वापस गया। अब मैं जानता था कि मुझे भागने की नहीं, बल्कि इस रहस्य को सुलझाने की जरूरत थी। रात को मैंने बाबा द्वारा बताई गई एक विशेष पूजा की। ताबीज पहनते ही मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उस रात रानी नहीं आई। शायद ताबीज काम कर रहा था। अगले दिन मैंने होटल के इतिहास के बारे में पता लगाने की कोशिश की। होटल के मैनेजर ने बताया कि यह हवेली कभी एक जागीरदार की थी। पर इसके बारे में एक अजीब बात है, उसने कहा। हवेली का एक हिस्सा हमेशा बंद रहता है। मालिक का कहना है कि वहां कोई संरचनात्मक समस्या है। कौन सा हिस्सा? मैंने पूछा। तहखाना, उसने कहा। वहां जाना मना है। मुझे लगा कि जवाब तहखाने में ही छुपा है। मैंने रात को तहखाने में जाने का फैसला किया। रात के 12 बजे मैंने चुपके से तहखाने का रास्ता ढूंढा। दरवाजा बंद था, पर ताला पुराना और जंग लगा हुआ था। मैंने उसे तोड़ दिया। अंदर अंधेरा और सीलन था। मैंने टॉर्च जलाई। तहखाना बड़ा था और उसमें पुराना सामान पड़ा हुआ था। तभी मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। मैंने टॉर्च घुमाकर देखा। वहां कोई नहीं था। मैं आगे बढ़ा। तहखाने के एक कोने में एक बड़ा सा संदूक था। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, पर वो बंद था। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा। रानी वहां खड़ी थी, गुस्से से भरी हुई। तुम यहां क्यों आए? उसने गरजते हुए कहा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, मैंने कहा। मदद? वो हंसी। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। मुझे बस एक पति चाहिए, और तुम वही हो। नहीं, मैंने दृढ़ता से कहा। मैं तुम्हारा पति नहीं बनूंगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। तो फिर तुम मरोगे? वो मेरी तरफ बढ़ी। मैंने ताबीज उसकी तरफ बढ़ाया।
वो चीखी और पीछे हट गई। ये ताबीज कालीचरण का? उसने गुस्से में कहा। वो बूढ़ा अभी भी मेरे पीछे पड़ा है। वो तुम्हारी मदद करना चाहता है, मैंने कहा। मदद? वो हंसी। उसने ही मेरे पति को मुझे मारने के लिए उकसाया था। मैं हैरान रह गया। क्या बाबा कालीचरण ने? रानी चंपावती ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं उदयपुर के महाराणा की बेटी थी। कालीचरण उस समय के सबसे बड़े तांत्रिक थे। उन्होंने मेरे पिता से कहा कि अगर वो मुझे उन्हें नहीं देंगे तो पूरे राज्य पर अभिशाप आ जाएगा। मेरे पिता ने मना कर दिया। वो रुकी। उसकी आंखों में आंसू थे। कालीचरण ने अपना काले जादू शुरू किया। राज्य में महामारी फैल गई। लोग मरने लगे। मेरे पिता मजबूर हो गए। उन्होंने मुझे कालीचरण को दे दिया। पर तुम तो रानी थी, मैंने पूछा। कालीचरण ने मुझे एक जागीरदार से शादी करवा दी, उसने कहा। पर असल में मैं उसकी कैदी थी। वो मुझसे काले जादू के गुण सीखना चाहता था, पर मैंने मना कर दिया। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। एक दिन मैं भागने की कोशिश कर रही थी, उसने कहा। मेरे पति ने मुझे पकड़ लिया। कालीचरण ने उसे बताया कि अगर वो मुझे मार देगा तो मैं हमेशा के लिए उसकी गुलाम बन जाऊंगी। उसने मुझे मार डाला और मेरी हड्डियां इसी तहखाने में छुपा दी। मैं स्तब्ध रह गया। पर लोग कहते हैं कि तुमने आत्महत्या की थी। ये कालीचरण ने फैलाया था, उसने कहा। अब वो मुझे हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। तुम उसके अगले शिकार हो। मैंने संदूक की तरफ देखा। क्या तुम्हारी हड्डियां इसी संदूक में हैं? हां, उसने कहा। पर इसे सिर्फ एक पवित्र व्यक्ति ही खोल सकता है। कालीचरण ने इसे काले जादू से बंद कर रखा है। मैं क्या कर सकता हूं, मैंने पूछा। तुम मेरी मदद कर सकते हो, उसने कहा। मुझे मुक्ति चाहिए। मैं अब और नहीं भटकना चाहती। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरा दिल भर आया। शायद मैंने उसे गलत समझा था। मैं मदद करूंगा, मैंने कहा। उसकी आंखों में आशा की एक चिंगारी दिखाई दी। धन्यवाद, पर हमारे पास समय कम है। कालीचरण को पता चल गया होगा कि तुम यहां हो। हमने संदूक खोलने की कोशिश की, पर वो हिल भी नहीं रहा था। तभी हमें ऊपर से आवाजें आईं। वो आ गया, रानी ने डरते हुए कहा। कालीचरण। मैंने तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया, पर हम जानते थे कि वो जल्दी ही हमें ढूंढ लेगा। एक रास्ता है, रानी ने कहा। तहखाने का एक गुप्त रास्ता झील की तरफ जाता है। मेरे पति ने इसे जहाजों से सामान लाने के लिए बनवाया था। हमने गुप्त रास्ता ढूंढा। एक पुरानी दरवाजा था जो लकड़ी के एक बड़े शेल्फ के पीछे छुपा हुआ था। दरवाजा खोलते ही सड़न की बदबू आई। अंदर एक संकरा रास्ता था। जल्दी करो, रानी ने कहा। हम रास्ते में आगे बढ़े। पीछे से हमें कालीचरण की आवाज आई। तुम भाग नहीं सकते। रास्ता झील के किनारे एक गुफा में खुलता था। हम बाहर निकले। बाहर बारिश हो रही थी और तूफान आया हुआ था। अब क्या, मैंने पूछा। हमें एक और तांत्रिक की मदद लेनी होगी, रानी ने कहा। वो कालीचरण का प्रतिद्वंद्वी है। उसका नाम है ओमकारनाथ। हमने ओमकारनाथ के आश्रम का रुख किया। वो शहर से दूर एक पहाड़ी पर था। ओमकारनाथ एक बूढ़े साधु थे। जब हमने उन्हें सारी कहानी सुनाई तो वो गंभीर हो गए। मैं इस बारे में जानता हूं, उन्होंने कहा। कालीचरण ने कई निर्दोष आत्माओं को फंसाया हुआ है, पर रानी चंपावती का मामला सबसे गंभीर है। क्या आप मदद कर सकते हैं, मैंने पूछा। हां, उन्होंने कहा, पर इसके लिए हमें कालीचरण का सामना करना होगा और तुम्हें बहुत साहस दिखाना होगा। उन्होंने एक योजना बनाई। हमें अगली रात होटल वापस जाना था और कालीचरण का सामना करना था, पर पहले हमें रानी की हड्डियों को मुक्त करना होगा, उन्होंने कहा। अगली रात हम तीनों होटल वापस गए। कालीचरण पहले से ही वहां मौजूद था। ओमकार, उसने गरजते हुए कहा, तुम हमेशा मेरे रास्ते में आते हो। तुम्हारे अत्याचार का अंत होगा आज, ओमकारनाथ ने कहा। दोनों तांत्रिकों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। आसपास की हवा में बिजली कड़कने लगी। मैंने रानी के साथ तहखाने की तरफ भागने का फैसला किया। तहखाने में हमने फिर संदूक खोलने की कोशिश की। इस बार ओमकारनाथ की शक्तियों की बदौलत संदूक खुल गया। अंदर रानी की हड्डियां थीं। ओमकारनाथ ने एक मंत्र पढ़ा और हड्डियों को एक कपड़े में बांध दिया। अब हमें इन्हें झील में प्रवाहित करना होगा, उन्होंने कहा। पर तभी कालीचरण तहखाने में आ गया। तुम सब मरोगे। कालीचरण का चेहरा राक्षस जैसा लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और हाथों में एक डंडा था
जिससे बिजली निकल रही थी। तुमने बहुत दूर तक चले आए, उसने गुर्राते हुए कहा, पर अब तुम्हारा अंत होगा। ओमकारनाथ ने अपने मंत्रों से एक सुरक्षा घेरा बनाया। आर्यन, रानी की हड्डियों को लेकर भागो, झील तक पहुंचाओ। पर आप, मैंने कहा, मैं इसे रोकूंगा। उन्होंने दृढ़ता से कहा, जाओ अभी। मैंने हड्डियों का बंडल उठाया और रानी के साथ गुप्त रास्ते से भागना शुरू किया। पीछे से भयानक आवाजें आ रही थीं, मंत्रों का जाप, चीखें और विस्फोट। गुप्त रास्ते से बाहर निकलते ही हमने देखा कि झील में भयंकर तूफान आया हुआ था। पानी उफान पर था और बिजली चमक रही थी। कैसे पहुंचेंगे हम झील में? मैंने चिल्लाकर कहा। मेरे पीछे आओ, रानी ने कहा। वो झील की तरफ बढ़ी। हैरानी की बात थी कि उसके कदमों के निशान पानी पर बन रहे थे। वो पानी पर चल सकती थी। जल्दी आओ, उसने कहा। मैंने हिम्मत जुटाई और पानी में कदम रखा। हैरानी की बात थी कि मैं भी पानी पर चलने लगा। रानी ने अपनी शक्तियों से मेरी मदद की थी। हम झील के बीचों बीच पहुंचे। रानी ने मुझसे हड्डियों का बंडल लिया। धन्यवाद, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे मुक्ति दिलाई। अब क्या होगा? मैंने पूछा। मैं अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा कर रही हूं, उसने कहा। जैसे ही ये हड्डियां पवित्र जल में मिलेंगी, मैं मुक्त हो जाऊंगी। मैंने हड्डियों का बंडल पानी में डाल दिया। एक चमकदार रोशनी फैल गई और रानी का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। अलविदा, उसने कहा। कभी कभी लौट कर आना। और फिर वो गायब हो गई। मैं अकेला झील के बीच में खड़ा था। तभी मैंने देखा कि होटल की तरफ से एक भयानक विस्फोट हुआ। मैं तेजी से किनारे की तरफ भागा। जब मैं होटल पहुंचा तो देखा कि तहखाने का हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। ओमकारनाथ बाहर खड़े थे, थके हुए पर सुरक्षित। कालीचरण, मैंने पूछा। खत्म हो गया, उन्होंने कहा। उसकी बुरी शक्तियां उसी पर भारी पड़ गईं। और रानी, मैंने पूछा। मुक्त हो गई, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने एक महान काम किया। अगली सुबह मैंने होटल छोड़ दिया। मैनेजर और स्टाफ को कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ था। उन्हें लगा कि तहखाने में गैस लीक हो गई थी, जिससे विस्फोट हुआ। मैं उदयपुर से निकलते समय एक बार फिर झील की तरफ देखा। मुझे लगा जैसे रानी चंपावती मुस्कुरा रही है, आखिरकार शांति पा चुकी है। आज भी जब मैं उदयपुर की बात सुनता हूं तो मेरा दिल धड़कने लगता है। वो शहर सिर्फ झीलों और पैलेस के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी डरावनी याद के लिए भी जाना जाएगा जो मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ गई। और हां, अगर कभी तुम उदयपुर जाओ और किसी पुराने होटल में ठहरो और रात को कोई गाना सुनाई दे, तो समझ जाना कि तुम अकेले नहीं हो। कोई तुम्हें देख रहा है, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है।